अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो है मैक्सवेल इक्वेशन स्टडी की थी इन टाइम डोमेन एज वेल एज इन फेजर डोमेन, और हमने देखा था कि मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके अगर लेट्स से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जा सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उस लेक्चर को, और फिर आगे हम आज के लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है आपके पास 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, टू कर्ल इक्वेशन है और 2 डाइवर्जेंस इक्वेशन है। ये आपके पास टाइम डोमेन में जो है हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है। हम जो नोटेशन यूज कर रहे हैं जो है टाइम डोमेन के लिए जो है, यानी ये टाइम का फंक्शन जो है ये नोटेशन यूज कर रहे हैं, और फेजर डोमेन के लिए जो है हम जो है ये जो है टाइम के जो सिंबल है जो है ये फंक्शन का सिंबल है, ये हम नहीं यूज कर रहे। ये काइंडली जो माइक बंद कर लेंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन जनरल जो है मैंने आपको बताया था कि वेक्टर फील्ड है जो है, और ये आपने फिर ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बेसिकली जो है इन जनरल आपके पास जो है ये हम इसको इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन है एक्स वाई जी एन टी। ठीक है, ये इंस्टैन्टेनियस सिग्नल है और ये आपके पास जो ई है जो है ये फेजर डोमेन आपके पास है। ये बेसिकली आपके पास एक्स वाई एंड जी का फंक्शन है सिर्फ। ये आपके पास जो है टाइम डोमेन है या इंस्टैन्टेनियस है जो फॉर्म है जो, और ये जो आपके पास सेकंड है जो इसमें हम कोई सिंबल या कोई आगे यूज नहीं कर रहे फंक्शन की सिंबल, वो आपके पास फेजर फॉर्म है। ठीक है, और फेजर वेक्टर्स हैं क्योंकि टाइम डोमेन में भी वेक्टर है और फेजर डोमेन में भी जो है ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हम कम्प्लेक्स वेक्टर या फेजर वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो टाइम डोमेन में अगर वैसे आपको गिवन है वैसे ये आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन और आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जो है फेजर डोमेन में, तो आप जो है क्या करते हैं ये पार्शियल और पार्शियल टी जो है इसको रिप्लेस कर रहे हैं जो है जे ओमेगा से। ये पहले कभी देखा है आपने जो है ये चीज जो है तो पार्शियल और पार्शियल टी को जे ओमेगा से हमने रिप्लेस किया हो जो पहले किसी कोर्स में जो तो बता नो सकता है? सर, नो सर। अच्छा, अच्छा, स्ट्रेट अवे हो ही कह दिया आपने हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कब कहाँ आपने यूज किया था। अगर आपको इम्पीडेंस का कंसेप्ट याद हो तो एलिमेंट लॉ से कैपेसिटर की इम्पीडेंस निकालनी है, तो I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। ये था ना एलिमेंट लॉ कैपेसिटर का जो वैसे। तो इसको अगर फेजर फॉर्म में लिखें जो है या फेजर डोमेन में, ये टाइम डोमेन लेस से सिग्नल है, तो फेजर डोमेन में लेस से इसको मैं कैपिटल आई कह देता हूँ, सी एज इट इज रहेगा। ये डी बाई डी टी जो है ये रिप्लेस हो जाएगा जे ओमेगा से जो। ठीक है, जो जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, और वी जो है उसकी जगह मैं कैपिटल फेजर वी लिख देता हूँ। अब जो है लेट्स से अगर जी मैं सर, वी जी बाई, याद आ रहा है। ठीक है, वी बाई आई जो है करूँ तो 1/j ओमेगा c, जो जिसको हम इम्पीडेंस कहते थे जो। ये कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी आप यूज करते रहे हैं जो। ये पार्शियल ऑफ पार्शियल टी या डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन बाई जे ओमेगा, तो वही कंसेप्ट हम जो है रीयूज कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके पास जो है हमने किया क्या है कि ये जो पार्शियल और पार्शियल टी है जो है इसको रिप्लेस कर दिया ये जे ओमेगा से, और बाकी जो है सिंबल मैंने बताया कि टाइम डोमेन का सिग्नल जो आपके पास वेक्टर सिग्नल है जो उसको ये ई विद फंक्शन सिंबल जो है टी और विद द वेक्टर यूज कर रहे हैं, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया। ये फंक्शन की जो टाइम डिपेंडेंस है वो हम खत्म कर रहे हैं बेसिकली फेजर में। अच्छा, तो इसी तरह बाकी भी यहाँ पे जो है ये जो आपके पास जो है जे ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा बाकी। तो ये आपके पास फेजर जो है फॉर्म में जो है या फ्रीक्वेंसी डोमेन है जो इसको हम फेजर फॉर्म और हम ये भी कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम चले जाएं क्योंकि ये ओमेगा की वजह से। अच्छा, तो टाइम डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए थे। अच्छा, फिर हमने कहा था कि मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके जो है लेट्स से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है या वाइस वर्सा, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने कहा था कि 3 स्टेप यूज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले लेट्स से अज्यूम करें कि हमें ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डोमेन में गिवन है लेट्स से वेक्टर, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम डोमेन। ये हमने फाइंड करना है, ये गिवन है जो है, और ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो टाइम डोमेन आपके पास जो इंस्टैन्टेनियस वेक्टर होगा जो है उससे सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करेंगे जो है इन फेजर फॉर्म।
स्टेप 1 ये है कि आपने जो इंस्टेंटेनियस फॉर्म है उसको फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, सेकंड फेज ये कि आपने मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा, वो कैसे होगा जो है, उसके लिए हम कर्ल इक्वेशन यूज करते हैं टिपिकली। कर्ल ऑफ ई जो है, जो आपका फेराडे लॉ है, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ बी माइनस जे ओमेगा म्यू एच। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो, ये क्वेश्चन यूजफुल होगी जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपको ई गिवन है और एच फाइंड करना है, तो तब आपके पास ये क्वेश्चन यूजफुल है। अच्छा, अगर जो सेकंड कर्ल क्वेश्चन है आपके पास, कर्ल ऑफ एच क्या था आपके पास, लेट्स से हम लॉसलेस मीडियम यूज कर लें, तो आपके पास जे ओमेगा एप्सिलॉन एच जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी था ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, सॉरी ये जो है डी होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो ये आपके पास, अच्छा अभी भी ये इसमें गलती है ना, इसको कैसे करें हम, अगर रेजर ले लें हम जो, अच्छा तो अब जो है, अब जो है क्योंकि मैंने एप्सिलॉन लिखा है तो साथ मुझे ई लिखना चाहिए जो है। ठीक है, क्योंकि डी जो है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है और यहाँ पे आपके बी जो है म्यू एच होता है जो। अच्छा, तो ये आपके पास चाहे का जो सेकंड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूजफुल होगी अगर आपको एच गिवन हो और ई फाइंड करना हो। ऐसे एच गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड द ई। ठीक है, तो ये आप इन दोनों में से कोई मैक्सवेल क्वेश्चन यूज करके, जैसे इस केस में जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ई गिवन है और एच फाइंड करना है, तो हमारे केस में जो है ये वाले क्वेश्चन वैलिड है। तो हम ये क्वेश्चन यूज करके आप एच फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये फेजर डोमेन में आएगा। अगेन लास्ट स्टेप जो होगा, फिर फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो है फेजर डोमेन में, उसको बैक वापस कन्वर्ट कर लें जो है इंस्टेंटेनियस फॉर्म में। ये सेम स्टेप है जो नेटवर्क एनालिसिस में हम सर्किट सॉल्विंग के लिए करते हैं। तो हमारे पास टाइम डोमेन एक सर्किट होता है, उसको हम फेजर पहले इम्पीडेंस मॉडल बनाते थे जो है, उसको सॉल्व करते थे जो है, और उसके बाद आखिरी स्टेप ये होता था कि हम फेजर डोमेन से वापस टाइम डोमेन में चले जाते थे। अच्छा, इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने एक एग्जांपल देखी थी लास्ट क्लास में। जैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम डोमेन में गिवन है जो, और इस गिवन बाय 2 कोसाइन 2 into 10⁸ माइनस 3y/az। ठीक है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेक्टर फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है टाइम डोमेन में यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। और जो मीडियम जिसमें ये वेव इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं जो, उसकी मीडियम की प्रॉपर्टी 3 कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर से आपको पता लगती है, सिग्मा, एप्सिलॉन और म्यू से। तो सिग्मा यहाँ 0 है, ये लॉसलेस मीडियम है, और या एयरएलएस से, और एप्सिलॉन जो है आपके पास जो है 5 टाइम एप्सिलॉन नॉट है, और म्यू जो है 2 टाइम म्यू नॉट है। अच्छा, तो कैसे प्रोसीड करें जो, बताएं फिर जो है, ये हमने लास्ट क्लास में किया भी था जो है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए जो, जैसे स्टेप 1 क्या होना चाहिए सर? फेजर फॉर्म में लिखेंगे। फेजर फॉर्म में जो, फेजर के लिए हम जो है एच का सिंबल यूज करते थे, ये टाइम डिपेंडेंस नहीं शो करते थे। एच इज इक्वल टू, अच्छा फेजर क्या होगा इसका जो, लेट्स से मैं आपको पहले सिंपल एग्जांपल देता हूँ ताकि आप रिवाइज कर लें। लेट्स से 2 कोसाइन, लेट्स से ओमेगा टी सर इसको प्लस, ई में कर देंगे ना, ई माइनस ई जे टी दूसरा। सर 2 और e raised to power इसका minus फेजर 5। बताएं। थीटा है ना। चले मुझे पहले ये टाइम में लेट्स से सिग्नल है, और लेट्स से इसका फेजर मैं आपको कहूँ कैसे फाइंड होता है, तो हाँ कैसे। मैं बताता हूँ ना, 1/2 लिखे, 1/2 ना लिखे, कैंसिल हो रहे हैं। ई माइनस जे थीटा करे प्लस ये हाँ करे। नहीं, आपके पास जो है सबसे सर पहले ये तो होगा लिखेंगे, 2। आपने मैग्नीट्यूड लेना है और फेज लेना है, सिंपली ये करना है ना आपने उससे। यानी फेजर क्या होता था, एक साइनोसाइड के एम्पलीट्यूड और फेज को आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर या फेजर से रिप्रेजेंट करना है। तो आपने मैग्नीट्यूड लेना है ये 2, और फेज लेना है जो है, और उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख देना है। ये बस ये फेजर है। की पावर माइनस है। ठीक है जी जो है, सर। ठीक है, माइनस तो नहीं, प्लस है तो प्लस आएगा, जे होगा माइनस होगा तो माइनस आएगा। सर सर ये गॉस में फिर वो नहीं होता। ये सर आपके पास ठीक है, ये फेजर है, इसमें और कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छा सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाना है और फेज उठाना है जो है ना। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बिल्कुल। नंबर के फॉर्म में लिखना है। सर ये 10 की पावर 0 आपने लिखा हुआ है सर? 10 की पावर 0 नहीं है, 10 डिग्री है ना जो है, अच्छा लेट्स ठीक है डिग्री। सर। अच्छा, तो वैसे अगर ना भी लिखें तो अंडरस्टूड होगा कि डिग्री है जो है।
अनलेस के बताया हो कि रेडियन है। अच्छा यहाँ पे आप देखते हैं जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो ये 2, तो हम 2 लिख लेते हैं। व्हाट अबाउट फेज जो है, ये क्या चीज है जो है, ये तो ओमेगा e है की ना, पावर -3 ठीक है, ये ओमेगा टी है जो है। अच्छा, और एक्सपोनेंशियल ऑफ ये -3y इसका फेज है यहाँ पे, तो -j, ठीक है, 3y, ठीक है। जे तो आपने लिखना है ताकि आपको पता लगे कॉम्प्लेक्स में है, जैसे जैसे J10 लिखा था, यहाँ J -3y लिखा है। अच्छा, चूंकि ये एक वेक्टर फेजर है जो है, तो इसमें जो स्केलर फेजर जो आप सर्किट में यूज करते थे उससे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर भी है, इसको आपने फिर नहीं बोलना, ये आपके पास फेजर वेक्टर आ गया। तो ये स्टेप 1 हमने कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जो है, स्टेप 2 में जो है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कोई मैक्सवेल इक्वेशन यूज करनी है, तो कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए? कर्ल ऑफ ई वाली इक्वेशन जो है, तो कर्ल ऑफ, नहीं एच गिवन है कि कर्ल ऑफ एच वाली होनी चाहिए कि ई वाली होनी चाहिए, चलो बताएं मुझे। सर सर h वाली एच वाली होनी चाहिए। कर्ल ऑफ एच जो है, ये एम्पेयर्स ला था ना आपके पास, तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई जो है, ठीक है। हमारे चूंकि लॉसलेस मीडिया है, तो ये जे हमारे पास जो है ये 0 है जो, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो सिग्मा 0 है लॉसलेस मीडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो है, इससे हमें एच गिवन है, ठीक है, और हमने ई फाइंड करना है, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो आपके पास ये ई जो होगा, आप लिख सकते हैं 1/j ओमेगा एप्सिलॉन, और इनटू कर्ल ऑफ एच आ जाएगा। कर्ल ऑफ एच जो है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेट्स से, अच्छा यहाँ पे अब चलते हैं हम जो है, अच्छा किधर, लेट्स से ये ले लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जो है, वो हम लिख सकते हैं 1/j ओमेगा एप्सिलॉन। कल जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसको लिखा जा सकता है जो है ax यूनिट वेक्टर, ay यूनिट वेक्टर, az यूनिट वेक्टर, ये फर्स्ट रो, देन पार्शियल ऑफ पार्शियल x, पार्शियल ऑफ पार्शियल y एंड पार्शियल ऑफ पार्शियल z, ठीक है। और थर्ड रो में आपके पास जो है ये hx, hy, ये स्केलर कंपोनेंट आते हैं hz। अच्छा, यहाँ पे हम जरा केयरफुली इसको देख लेते हैं जो है कि हमारे पास क्या सिचुएशन है जो है इस करंट प्रॉब्लम में। अच्छा, यहाँ पे देखें जो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, मैग्नेट जो फेजर कंपोनेंट है, जी कंपोनेंट सर। जी कंपोनेंट है। ये जो कंपोनेंट है जो है, ये बेसिकली एच जी है, ये स्केलर कंपोनेंट है, और ए जी यूनिट वेक्टर साथ मिलके एक वेक्टर बना रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब एच जी एग्जिस्ट करता है, बाकी दो नहीं एग्जिस्ट करते, तो आप स्ट्रेट अवे जो है इनको जो है 0 करते हैं पहले ही। अच्छा, व्हाट अबाउट फंक्शन डिपेंडेंट जो है, ये किस चीज का फंक्शन है एच जी? y का y का फंक्शन है जो है, तो इसका मतलब है कि x डेरिवेटिव जो है इसका लेंगे तो 0 होगा, और z डेरिवेटिव भी 0 है। विद रिस्पेक्ट टू x एंड z ये कांस्टेंट है, ये भी आप 0 कर देंगे। अच्छा, ये जब आप कर लेंगे जो है, तो फिर आपका ये काला क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगी जो, तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं जो 1/j ओमेगा एप्सिलॉन, ऐसे एक स्टेप और कर लेते हैं, ax ay az, और लेट्स से ये 0 था, पार्शियल और पार्शियल y, यहाँ भी 0, फिर 0 0 और एच जी। ये अगर शुरू में ही अगर ये आप कर लें तो इससे फिर आसानी हो जाएगी आपको। अच्छा, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए जो है हमारे पास 1/j ओमेगा एप्सिलॉन जो है क्या आएगा जो है ax यूनिट वेक्टर, लेट्स से पहले इस सो लें जो है ना, तो ये लेट्स से क्रॉस किया, तो आप पार्शियल y टाइम एच जी आ जाएगा, जो पार्शियल एंड पार्शियल y टाइम एच जी। बाकी सारी टर्म 0 है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, तो ये अगर आप कर लिया जो है, अब एच जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एच जी क्या जो है, एच जी स्केलर कंपोनेंट है जो है, ये आपने जरा डिफरेंशिएट करना है। एच जी यानी ए जी यूनिट वेक्टर के अलावा जो चीज है वो एच जी है, ठीक है। और जब ए जी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा उसको हम एच कह रहे हैं। कई लोग एच जी जब लिखते हैं जो प्रॉब्लम में, तो ये पूरे ही लिख देते हैं, ये पूरा एच जी नहीं है, इसका स्केलर या उसका मैग्नीट्यूड जो है आपके पास वो एच जी है, जो स्केलर कंपोनेंट भी कहलाता है।
हमारे पास क्या है 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे 3y, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम जो 1 बाई जे ओमेगा एप्सिलॉन ax यूनिट वेक्टर पार्शियल और पार्शियल y ऑफ हमारे पास था 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे 3y और साथ में ठीक है, बस यही था जो आपके पास एच जी जो है। अच्छा, अब क्या करें जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं जो है रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपके पास 1 बाई जे ओमेगा एप्सिलॉन एक्स यूनिट वेक्टर, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास 2 तो कांस्टेंट है जो है, तो ये माइनस जे 3 जो है इसे डिफरेंशिएट, ये आर्गूमेंट इसका होगा, तो बाकी आपके पास ये रहेगा माइनस जे 3y। अच्छा, यहाँ से जो है ये जे कट जाएंगे जो है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं, ये 3 टाइम 2 जो है आपके पास -6 बनता है जो है, और साथ में एक्स यूनिट वेक्टर है और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे 3y है जो, और नीचे जो डिवाइड होगा डिनोमिनेटर में क्या है ओमेगा और एप्सिलॉन, ओमेगा एंड एप्सिलॉन। अच्छा, ओमेगा और एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है जो, ठीक है, ओमेगा आपको 2 × 10⁸ है और एप्सिलॉन गिवन है ये जो ये 5 एप्सिलॉन नॉट जो, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास -6 जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे 3y एक्स यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई ओमेगा हमारे पास था 2 × 10⁸ टाइम्स एप्सिलॉन हमारे पास 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये यहाँ से अगर आप फिर ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करें तो -678 नंबर आएगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे 3y एक्स यूनिट वेक्टर। ये आपके पास जो है क्या आपने फाइंड कर लिया, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फेजर फाइंड कर लिया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। तो अगेन लास्ट स्टेप क्या होगा आपके पास जो है, थर्ड स्टेप जो है आपने इसको बैक इनटू टाइम डोमेन कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप जो है जो भी आपका फेजर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी से, और उसका रियल पार्ट ले लेते हैं, ये आपके पास जो आता है जो है, तो फिर ये टाइम डोमेन का स्पॉन्डिंग जो है इंस्टेंटेनियस सिग्नल जो है आ जाएगा। ये अगर हम लसे करते हैं जो है, ये आपका ई है जो है, तो इस पर जब ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट लेंगे जो है, तो आपके पास -678, यानी बेसिकली आइडेंटिटी हम यहाँ लगा रहे होते हैं। अगर आप रिकॉल करें कि एक्सपोनेंशियल ऑफ जे थीटा इज कोसाइन ओमेगा टी, जैसे थीटा ही लिखने का जो है कोसाइन थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है, तो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं। जब इसका रियल पार्ट लेंगे तो ये कोसाइन टर्म आ जाएगी जो कोसाइन, और ये ई जो है क्योंकि इसका कम्प्लेक्स नंबर है ना जो है, यानी एक स्टेप अगर चाहें तो आप बेशक और भी कर लें जो है, तो यानी क्या करूं -678 टाइम जो है इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ जे, एक्सपोनेंशियल कॉमन हो जाएंगे ना, जे ओमेगा टी -3y बन जाएगा। अब इसका रियल पार्ट लेना है, तो जब रियल पार्ट लेंगे तो ये कोसाइन बन जाएगा, कोसाइन ओमेगा टी -3y यूजिंग आइलर आइडेंटिटी। ये आपके पास जो फाइनल जो है ये टाइम डोमेन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह फिर जो है ये टिपिकल मेथड है जिसके आप यानी अगर अलग से मैग्नेटिक फील्ड गिवन था आपको, आपने सबसे पहले फेजर फॉर्म में कन्वर्ट किया, सेकंड स्टेप में आपने कर्ल इक्वेशन को यूज किया जो है, जो रेलेवेंट कर्ल इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, उसकी मदद से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फेजर वेक्टर फाइंड कर लिया। फिर ये जब फाइंड हो जाएगा जो है तो लास्ट स्टेप ये है आपने उसको बैक कन्वर्ट करना है टाइम डोमेन में, उसके लिए आप एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करें और रियल पार्ट ले लें, ये आप उसमें यानी आइलर आइडेंटिटी की मदद से आप जो है ये टाइम डोमेन सर जी सर इसमें हमारे पास ए एक्स यूनिट वेक्टर भी नहीं आएगा साथ? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने जो है, क्योंकि अदरवाइज तो ये वेक्टर है ही नहीं जो है, ठीक है, जब तक यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे जो ए एक्स यूनिट वेक्टर यहाँ भी आना चाहिए और ए एक्स यूनिट वेक्टर यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है, ये जो क्योंकि इसका पार्ट था ना, ये पूरी चीज जो है
ये आपके पास जो है ये पूरा जो है इसके अंदर रिप्लेस होगा यहाँ पे जो, तो ऑब्वियसली फिर वो एक्स यूनिट वेक्टर आएगा जो, तो हर जगह आएगा एन पे, यानी ऑब्वियसली ये अगर आप वेक्टर लिख रहे हैं जो है यहाँ पे, तो अभी उसके साथ कोई यूनिट वेक्टर भी तो होना चाहिए जो, अदरवाइज तो यानी आप सिर्फ उसका ये चीज लिख लें, उसकी डायरेक्शन आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे। अच्छा, ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में की थी जो है, तो मैंने कहा कि इसको रिपीट भी कर देते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में फिर जो है अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर को, उसमें हम चैप्टर 10 पे जा रहे हैं जो। अच्छा, चैप्टर 10 में जो है हम सबसे पहले वेव फिनोमेना को जो है जरा कंसिडर कर लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं कि वेव फिनोमेना का मतलब क्या है, जो उसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है जो है उसको हम देख लेते हैं। तो ये रेलेवेंट सेक्शन जो आपकी बुक है वो सेक्शन 10.1 एंड सेक्शन 10.2 है। वेव जो है आपके पास जो है डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना जो है वो वेव को फॉलो करते हैं जो है। जैसे एग्जांपल एक ओशन वेव है जो है आपके पास, एक पॉन्ड है जो है, उसमें अगर आप वाटर ड्रॉप यानी लेट्स स्टोन ड्रॉप करें तो आपके पास एक वाटर वेव्स बनती हैं। एक और एग्जांपल साउंड वेव्स की है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे आप हिट करते हैं जो है तो आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। येट अनदर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है जो है, कि आपके पास जो आप सिग्नल जैसे मोबाइल फोन पे रिसीव कर रहे हैं जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आप रिसीव करते हैं। अच्छा, जो वेव्स को एक और तरीके से भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है जो है, ये जो वेव्स हैं जो है जैसे वाटर वेव्स हैं और साउंड वेव्स हैं, इनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो बता सकते हैं क्यों कहते हैं? सर सर को वो सर मैकेनिकली मूव ट्रेवल होता के होगा, लिए इसे मीडियम की जरूरत होती है। हाँ, इनको वो मीडियम की वाइब्रेट जरूरत करते हैं है। ना। ठीक है, इनको अच्छा यानी प्रोपगेट करने के लिए जो है मीडियम चाहिए, जैसे इस केस में वाटर है, इस केस में एयर है। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो है उन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है जो है, वो वैक्यूम में भी ट्रांसफर यानी मूव करती हैं। जो सनलाइट है जैसे जो है वो एग्जांपल है आपके पास ईएम वेव की, तो वो वैक्यूम से अगर जैसे वो ट्रांसफर ना हो सकती, मीडियम की जरूरत होती, तो हमारे पास इधर डार्क होता है जो है अर्थ पे। अच्छा, फिर एक और डिस्टिंक्शन की जा सकती है, जो वेव को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, एक ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है आपके पास जो है कि जो ये मेरे ख्याल में इधर गलत लिखा हुआ है जो है, इसको हम सही कर लेते हैं मेरे ख्याल में। ये जो आपके पास ट्रांसवर्स होना चाहिए जो, लॉन्गिट्यूडनल में इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के जरिए वो ट्रांसफर होती है। चलें इसको हम जरा सही करें। अच्छा, अब ये ठीक है जो। अच्छा, जो फंडामेंटल डिफरेंस है आपके पास जो है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में जो है वो ये है कि जैसे इसमें जो है आपकी जो हैंड की से मूवमेंट है जो है, ठीक है, जो ऑसिलेशन जो हो रही है आपके पास वो किस तरह है, इस तरह से वर्टिकली अप डाउन है, और जो वेव ट्रेवल कर रही है जो है वो जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है ट्रेवल कर रही है। डायरेक्शन ऑसिलेशन की डायरेक्शन इज एंड वेव की ट्रेवल की डायरेक्शन जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये ट्रांसवर्स है जो है, ट्रांसवर्स मत मीन वी आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो ऑसिलेशन है जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसे इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, और जो ऑसिलेशन है आपके पास इस डायरेक्शन में। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स हैं जो है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है जो है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है जो वो मूव कर रहा है इस तरह जो है, ठीक है, तो जो वेव ट्रेवल कर रही है और जो वाइब्रेशन या लॉन्गिट्यूड ऑसिलेशन जो अकर हो रही है उसी डायरेक्शन में हो रही है। तो ये आपके पास फंडामेंटल जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल वेव में और ट्रांसवर्स वेव में। डायरेक्शन आपको जो वेव प्रोपगेशन है जो है इस केस में परपेंडिकुलर टू ऑसिलेशन है, इस केस में पैरेलल टू ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन है। अच्छा, फिर एक और तरीके से वेव को अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आप ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ये जो लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव्स है सर, इसका आप काइंडली डिफरेंस वापस एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो है सर ये जो इसमें ट्रांसफर वेव है इसमें परपेंडिकुलर वाली कैसे जा रही है ये ज़रा बता दें। अच्छा एक ये जो सेकंड, ये समझ नहीं आ रही मुझे। एक मिनट रुकें, पता नहीं हमारा वो मार्कर किधर गया है। अच्छा चलें, अभी कोई हमारे पास वापस आया है, जितना वो फाइन है कि उससे पता ही कुछ नहीं लगता मुझे।
चले। अच्छा, ये जो है ना जैसे हैंड था यहाँ पे जो है, जैसे हमने हैंड को यानी अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं जो है, जैसे हैंड जो है ये हम इस तरह आइसोलेशन कर रहे हैं, ठीक है। हैंड यानी अप, एक दफा अप किया जो है, जैसे ये अप गया, फिर जो है यहाँ पे जो डाउन किया जो है, फिर अप डाउन, ये यानी इस तरह जो है। ये आपके एक सिंपल एक स्ट्रिंग अज्यूम कर लेना जो है, तो स्ट्रिंग पे जो है आपके पास जब इसको अप डाउन हैंड को कर रहे हैं जो है, तो आपके पास एक वेव जो है ट्रेवल कर रही है। तो वेव की ट्रेवल की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, अगर मैं कहूँ तो वो ये यू है जो है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ऑन दी अदर हैंड जो वाइब्रेशन आप कर रहे हैं जो है, वो आपके पास यानी इस डायरेक्शन में। ये दोनों हम कह रहे हैं कि इन दोनों में ऑर्थोगोनल है ये जो है, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है जो है, ये आपको इसमें जो है ऑर्थोगोनल है। ऑन दी अदर हैंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है जो है, यहाँ पे जो है ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह मूव कर रहे थे, और जो वेव ट्रेवल कर रही है जो है, वो भी आपके पास उसी, ये दोनों पैरेलल हैं जो है। तो ये दोनों जो है इसमें डायरेक्शन ऑफ यानी ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव जो है प्रोपगेशन जो है वो पैरेलल है जो है, और इस केस में जो है ये परपेंडिकुलर है। ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। ये हम कहेंगे ट्रांसवर्स टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ट्रांसवर्स को आप सिनोनिम कह लें, परपेंडिकुलर है जो, और ये हम लॉन्गिट्यूडनल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और सिंपली इसको अगर मैं कहूँ कि बस सिंपल वर्ड में पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है सर, समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास जो है जो वेव्स हैं जो है, उसको एक और तरीके से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। उसके फर्स्ट एग्जांपल ऐसे देखें कि वेव जो स्ट्रिंग पे वेव्स हैं वो वन डायमेंशनल है, एक ही डायरेक्शन में, जैसे हम कह सकते हैं जैसे ये एक्स है या वाई है जो है, तो उसमें एक्स में मूव करेंगे। ये वन डायमेंशनल वेव की एग्जांपल है। जो वेव्स सर्कुलर वेव पॉइंट पे होती हैं, ये टू डायमेंशनल में जो है वेव की एग्जांपल है जो है, जैसे ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो है जो एंटीना से वेव जो है एमिट होती हैं जो है, उनकी थ्री डायमेंशनल नेचर है, वो स्फेरिकल वेव्स होती हैं जो है आपके पास। स्फेरिकली जो है, जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊं उन्हें जो है, तो ये ऐसे एंटीना है, तो वो स्फेरिकली जो है एंटीना से ऐसे इधर बनाते हैं, ऐसे ये पॉइंट सोर्स है जो है, तो ये आपके पास स्फेरिकली वेव जो है उससे ये जो है वो एमिट होंगी, और ये थ्री डायमेंशनल होंगी। मैंने अभी टू डायमेंशनल यहाँ बनाया जो है, अब इसलिए जो है ये फिर थ्री डायमेंशनल होंगी। इस इधर भी ये मूव कर रही हैं, और इस तरह ये एक्स वाई प्लेन में ये दो कट से जो है होपफुली जो है ये क्लियर है, जो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और इस डायरेक्शन में। ये थ्री डायमेंशनल जो एंटीना की वेव है जो है वो स्फेरिकल वेव है। अच्छा, फिर एक प्लेन वेव का कॉन्सेप्ट है जो है। अच्छा, प्लेन वेव का कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट्स से अगर आपके पास कोई रेडिएटिंग एंटीना है जो है, उसे हमने कहा है कि स्फेरिकल वेव एमिट होंगी जो है थ्री डायमेंशन में। लेकिन जब काफी दूर जो है, या अलग से अगर हम एक ऑब्जर्वर है जो है, तो ये वेव जो है इवेंचुअली आपके पास जो है एक प्लेन बन जाएगा, अगर जैसे हम काफी दूर हैं जो है, ठीक है। तो लोकली जो है ऑब्जर्वर को जो है ऐसा नजर आएगा एक प्लेन है। इन वेव्स को कि हम अभी यूज करेंगे जो है, इनको हम फिर प्लेन वेव कहते हैं, ठीक है। वो जो है एक्चुअल वेव स्फेरिकल है, लेकिन अंडर द अजम्पशन के हम यानी काफी दूर है सोर्स से जो है, वो लोकली जो है ऑब्जर्वर को वो नजर आएंगी कि वो एज अ प्लेन वेव। एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव का कंसेप्ट है। यूनिफॉर्म प्लेन वेव का क्या मतलब है जो है, ये जो इसमें हम कह रहे थे कि ये प्लेन वेव है जो है एक प्लेन में कन्वर्ट हो गई है लोकली। अच्छा, लेकिन हम इसको थ्री डायमेंशनल अगर कंसिडर करें जो है, तो ऑब्वियसली एक प्लेन होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि उस प्लेन पे जो है जो भी लेट्स से फील्ड का एम्पलीट्यूड है जो है, वो थ्रू आउट पूरे प्लेन पे जो है वो एक ही है जो है, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन है लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे जो है इस प्लेन में एम्पलीट्यूड सेम है जो है, ये इस प्लेन को लेट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह कोई और जगह देखें जो है, उसमें रिलेटिव टू दिस एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, लेकिन उस प्लेन में लोकली जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म है, या इन अदर वर्ड सिंपली हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, ठीक है, एक जैसा एम्पलीट्यूड है। ये यूनिफॉर्म प्लेन वेव कहलाती है जो है। ये वेव देखिए जो है एक साइनोसाइडल वेव की तौर पे मूव कर रही है लेट्स से इस डायरेक्शन में, लेट्स से इसको हम अगर हम जी डायरेक्शन कहें, ये अभी जी डायरेक्शन है, लेकिन लोकली जो एक्स वाई प्लेन में वो कांस्टेंट है, जी डायरेक्शन में वो चेंज हो रही है आपके पास, क्योंकि वो प्रोपगेट कर रही है। अच्छा, उसकी एक एग्जांपल प्लेन वेव की थ्री डायमेंशन में आपके पास ये है जो है। इसको खत्म करते हैं।
अच्छा, ये आपके पास जो वेव है जो है, अच्छा, तो इसकी एनिमेशन अगर हम देखते हैं लेट्स से, तो अच्छा, ये टिपिकल एग्जांपल आपके पास प्लेन वेव की जो है कि आपके पास एक्स वाई प्लेन में लेट्स से जो है आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है जो है, लेकिन जी में ये जो है वेरी कर रहा है जो है, क्योंकि वेव जो है आपके पास ट्रेवल कर रही है। ये एग्जांपल आपके पास प्लेन वेव की एग्जांपल है। इसको हम जो है लेटर ऑन अभी कोर्स में यूज करेंगे प्लेन वेव असम्पशन को। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास जो है जो ट्रैवलिंग वेव है जो है, सर मतलब कि इसकी हमारे पास स्ट्रेंथ कम नहीं होती डिस्टेंस के साथ? हाँ, उसका मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड जो है लोकली चेंज हो रहा है जो है, ये देखें जो है एक प्लेन में उसका देखें स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, देखें ना, पहले मैक्सिमा था, फिर जो है देखिए मिनिमा आया, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यानी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है जो है एक प्लेन, लेकिन एक प्लेन में कांस्टेंट रह रहा है जो। एक प्लेन लें अगर ना, कि कोई भी प्लेन जो है उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसीलिए इसका नाम यूनिफॉर्म प्लेन वेव है कि एक प्लेन में यूनिफॉर्म है जो है, लेकिन ऑब्वियसली किसी डिफरेंट प्लेन में ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है जो। अच्छा, तो अब हम ट्रैवलिंग वेव को स्टडी करते हैं जो है। ट्रैवलिंग वेव आपके पास जो है दे कैन बी यूज टू मूव और कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा, तो ये एग्जांपल जो वेव ऑन स्ट्रिंग है जो है वो एक गुड एग्जांपल है ट्रैवलिंग वेव की। जैसे आपके पास ये देखें जो है कि वेव जो है जैसे पहले यहाँ पे थी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे आप एक स्नैपशॉट लेते हैं कुछ एक डिफरेंट टाइम के बाद जो है तो वेव जैसे यहाँ पहुंच गई है। शुरू में वेव यहाँ थी जो है, बाद में यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई जो है। जैसे 3 स्नैपशॉट लिए हमने, पहले यहाँ स्नैपशॉट लिया, एक और स्नैपशॉट लिया तो वेव इधर थी, एक और स्नैपशॉट लिया तो हमने वेव इधर थी। ये वेव हम यानी फिर अब एक्चुअली वेव जो है ट्रेवल कर रही है जो है, ऑब्वियसली उसकी कोई वेलोसिटी होगी यू जो है जिससे वो ट्रेवल करेगी। ये इस तरह की वेव जो है फिर ट्रेवलिंग वेव कहलाती है। तो मैंने प्लेन वेव दिखाई थी आपको जो है, वो भी एग्जांपल थी ट्रेवलिंग वेव की जो है, वेव ट्रेवल कर रही थी जो है आपके पास जो है। अच्छा, वेव जो है ऑब्वियसली उसकी फिर वेलोसिटी होगी जो है, और फाइनाइट वेलोसिटी होगी जो है, उसको कुछ टाइम लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने में। तो टिपिकल एग्जांपल्स हैं हमारे पास। साउंड वेव जो है उनमें आपके पास 330 मीटर पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी है जो है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लेकिन ऑब्वियसली ये फाइनाइट नंबर है जो है, यानी कुछ टाइम लगेगा जो है एक वेव को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने में। अच्छा, तो यहाँ पे हम जो है जैसे ये एनिमेशन देखते हैं जो। अच्छा, ये देखें जो है आपके पास जो है ये ट्रैवलिंग वेव है जो है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जैसे 4.5 नैनो सेकंड पे जो है, जैसे मैं अगर नोट करूं मैं अपने पॉइंट को यहाँ पे जैसे इस पॉइंट को पी कह देते हैं। अच्छा, और फिर मैं एक और स्नैपशॉट लेता हूँ थोड़ी देर बाद जो है, जैसे ये 5.6 सेकंड पे जो, तो अब मेरा ये जो पीक है या क्रस्ट है जो है ये मूव होके आगे आगे, ठीक है। तो इस और ये बेसिकली एक ट्रैवलिंग वेव है जिसमें एक सिंगल पॉइंट जो है फिर मूव कर रहा है आगे, और ये ट्रैवल कर रहा है ऑब्वियसली, जैसे ये जी डायरेक्शन है जो है, तो ये एग्जांपल है ट्रैवलिंग वेव की जो है। अच्छा, तो अब हम जो है इस ट्रैवलिंग वेव को इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी हम उसमें इंटरेस्टेड है। पहले हमने देख तो ली जो एनिमेशन देख ली जो है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए जो है एक चीज जो इम्पोर्टेंट है जो कि जो वेव होती है बेसिकली फंडामेंटली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जो है, तो वेव इज अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम, यानी स्पेशियो टेम्पोरल नेचर होती है एक वेव की, स्पेस में भी चेंज हो रही होती है वो जो है, और एट द सेम टाइम टाइम में भी चेंज हो रही होती है। इन जनरल आपके पास जो है यानी वेव को हम लिख सकते हैं जैसे अगर y उसके एम्पलीट्यूड है जो है तो y x ऑफ t जो है इज अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम। अच्छा, तो हम यानी सिंप्लीफाई होके उसको चैलेंज शुरू करते हैं जो है, उसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लेट्स से जो है अभी हम सिर्फ टाइम डोमेन सिग्नल लेते हैं जो आप यूज टू हैं जो है, टाइम डोमेन सिग्नल है सिंपल y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है जो है, और ये टाइम के अगेंस्ट प्लॉट है जो, और लेट्स से एक सिंपल कोसाइन सिग्नल है जो, तो इसकी कोई एक्सप्रेशन मुझे लिखवा सकता है क्या होगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y ऑफ, जैसे हम इसको सिर्फ t कहते हैं ना अभी जो, ठीक है, x वो हमने 0 कर दिया जैसे, क्या लिखूं? equals to cos of cos of t। cos ऑफ t आ गया जो,
कोई और बेहतर कोई एम्पलीट्यूड भी आएगा ना सर, एम्पलीट्यूड भी आएगा ए कॉस। अच्छा ये ठीक है आपके ख्याल में एक्सप्रेशन जो है, कुछ फ्रीक्वेंसी भी कुछ चीज होती थी वेव की जो सर वो इसका टाइम पीरियड ओमेगा टी निकालेंगे, प्लस 5 होगा सर। फ्रीक्वेंसी cos of निकालेंगे, omega टाइम पीरियड plus कन्वर्ट phi। करेंगे। ठीक है आपको यानी जो अगर प्रॉपर एक्सप्रेशन लिखनी है जो है, तो आपको ये टाइम पीरियड है जो दो पॉइंट है आपके पास जो है, उनके दो क्रैश जो है आपके पास, जो भी दो क्रैश ले लें तो उनके दरमियान जो टाइम है वो टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम के अगेंस्ट प्लॉट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो आनी चाहिए। तो आपके पास यानी हम फिर लिखें अगर प्रॉपरली 2π/t टाइम टी जो है, ये इसकी आपके पास एक्सप्रेशन है जो, जिसको हम जो है, ये 2π/t क्या होता था वैसे बाय द वे, याद है क्या नहीं? ओमेगा सर ओमेगा ओमेगा होता है ये ओमेगा था, ओमेगा ओमेगा टी। सर। इसमें एंगल ऐड नहीं करेंगे, प्लस 5 नहीं होगा? अच्छा वो हम फिर लेटर ऑन करते हैं। अभी ये चूंकि रेफरेंस जो है ना उसका जीरो से ही है ना, कोसाइन यानी उधर से कोसाइन लिखा है और कोसाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है जो है, तो इसलिए उसमें रेफरेंस जो है जीरो है जो है, ठीक है। अच्छा ये टिपिकल सिग्नल है, टाइम डोमेन सिग्नल। अगर आपने कोसाइन सिग्नल को लिखना है 2π/T जो टाइम पीरियड था जो है, टाइम टी जो है, जो इसका ये फंक्शन था जो, और ओमेगा आपके पास क्या है जो है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है या रेडियन फ्रिक्वेंसी इन रेडियन पर मीटर जो है, ये क्या बताती है जो है 2π/T है ना जो है, तो ओमेगा बाय डेफिनेशन क्या है, फेज चेंज पर यूनिट टाइम है जो है, ठीक है। तो कितना चेंज आया है जो है जब वेव मूव करेगी जो है किसी आप फ्रिक्वेंसी पे जो है, तो लेट्स से तो अगर T/4 टाइम में जो है कितना फेज आएगा जो, कितना आएगा T/4 टाइम में जो है, कितना फेज चेंज आएगा जो 90 डिग्री, ठीक है। यानी ये तो ऑब्वियस ही था आंसर जो इसका। तो ये बता रहे हैं ओमेगा ये कि आपके पास फेज चेंज बाय यूनिट टाइम जो है, ठीक है। तो अगर आपके पास कैपिटल टी में जो है 360 का फेज है जो है, ऑब्वियसली अगर कुछ और टाइम है, जैसे मैं आपको 0.2 टाइम 0.2 टी में जो है कितना है जो है, तो आप मैं पूछूंगा कितना फेज आया है, तो आपने बेसिकली थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी करते थे ना जो है, ये आप इससे फिर निकाल लेते थे जो। अच्छा ये तो जो है सिंपल टाइम डोमेन सिग्नल है जो आप देखते रहे हैं जो। अच्छा नेक्स्ट जो है, अच्छा जो एक कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि फेज का भी तो कोई रोल होना चाहिए जो, इन जनरल जो एक्सप्रेशन है जो है, जैसे अगर मैं y ऑफ t लिखूं जो है, तो वो होनी चाहिए a कोसाइन 2π/T जो कि आपका ओमेगा ही है जो है टाइम t, और ये जो है लेट्स से प्लस माइनस जो है आपके पास जो है कुछ फाई आना चाहिए जो है, फाई नॉट या फाई कह लें जो भी। अच्छा ये आपके पास जो है रेफरेंस फेज कहलाता है जो क्या बताता है जो है, क्या बताता है ये बताएं सर इनिशियल कितनी डिस्प्लेसमेंट है? ठीक है आपके पास यानी ओरिजिन के वेव कितनी डिस्प्लेस हुई हुई है ओरिजिन से, ये ओरिजिन पे अगर लेट्स से ये वाला सिग्नल जो है ओरिजिन वाला सिग्नल है जो है, ओरिजिन से कितना आप यानी डिस्प्लेस्ड है जो। अच्छा लेट्स से अगर ये पॉजिटिव नंबर होता जो है, तो किधर जाते हैं हम जो है, जैसे अभी एक फादर टाइम भी मैं प्लस रखता हूँ जो है, तो अगर प्लस होगा जो है तो आप जो है ये बैकवर्ड लेट्स से फॉर सेक ऑफ एग्जांपल जो है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि फाई नॉट जो है वो प्लस π/4 है, तो फिर आपके पास ये सिग्नल जो है बैकवर्ड मूव होगा जो, क्योंकि और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे जो। और ऑन दी अदर हैंड अगर फाई नॉट जो है नेगेटिव होगा -π/2, ठीक है, क्योंकि आइडिया ये है ना कि ये आप फिर आप इधर पहुंच जाएंगे जो। आइडिया ये फंडामेंटल आइडिया ये है कि ओमेगा टी लेट्स से अगर प्लस π/2 है जो है, ये फंक्शन का आर्गुमेंट है, लेट्स से कोसाइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो आप क्या करते हैं कि फंक्शन के आर्गुमेंट को जीरो करते हैं, ओमेगा टी प्लस π/2 इसको जीरो पुट करें, उससे आपको पता लगता है कि ओमेगा टी इज इक्वल टू -π/2 पे आपका सिग्नल है। इसका मतलब है कि ये सिग्नल जब प्लस π/2 उसमें फेज रेफरेंस है, उसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे आना चाहिए -π/2 या T/4 पे जो, तो ये आपके पास राइट या लेफ्ट शिफ्ट होते हैं जो। अच्छा फिर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है आपके पास लैग और लीड की जो, ये अच्छा तो हमने लेट्स से कोई एक एग्जांपल लेते हैं ना जो है, हमने कहा था कि जब फाई जब -π/2 था, तो ये राइट शिफ्ट हो, ये रेफरेंस है आपका, रेफरेंस के रिस्पेक्ट से हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं, इसको हम इन्होंने लिखा हुआ लैग है जो है, लैग क्यों है जो है, कैसे पता लगता है लैग है, और इसको उन्होंने लीड कहा हुआ है जो, कैसे पता लगता है कि लैग है कुछ तो सिग्नल वो आगे हुआ है ना, वो आगे वो सर आगे हुई। आगे हुआ है तो
आगे हुआ तो लैग तो ना, वो तो लीड करना चाहिए फिर अगर सर इस मतलब साथ- सर टाइम लगेगा सर हाँ, इसकी तो पीछे हुआ सर है ना सर, वो सर 120 इसकी ना होते हैं ना, क्रस देखें तो जैसे पिछले वाले की 120 क्रस मिला ले। नहीं आपको हाँ, वो सिंपल माइनस लॉजिक माइनस सर सर इसको आपको छोड़े एक जो है पॉइंट ले सर लें, एक पॉइंट ले लें, उसके मैंने ऊपर कहा ना दोनों कि की ये वैल्यू रेफरेंस देखते है हैं। जो है, मेरे पहले क्वेश्चन को सुन लें दोबारा। ये लेट्स से आपके पास रेफरेंस है मेरा, और मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को देख रहा हूँ जो है, तो ये यानी जब फाई जो है आपका -5/2 जो है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो है, ये तो टाइम ये आपके पास यानी बाद में आया है ना सिग्नल, इसको लैग क्यों कह रहे हैं? इसको गलत तो नहीं लिखा हुआ, ये लीड होना चाहिए था। सर लैग सर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा यहाँ रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचने तक। हाँ, ये इसका असल जो पॉइंट ये है कि टाइम में जो चीज बाद में आती है जो है, ठीक है, वो आपके पास लैग करती है जो है, टाइम एक्सेस है ना, टाइम में बाद में आ रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, वो लैग है। टाइम में जो चीज पहले आ रही है जो है, तो वो लीड कर रही है। टाइम जो है वो आपके पास रेफरेंस है ना जो है, कि टाइम में जो बाद में आएगी वो लैग, और टाइम में जो चीज पहले आएगी जो है वो लीड करेगी। ठीक है, तो ये इसका फंडामेंटल आंसर है। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट सर ये टाइम में पहले आ गया ना, टाइम में ये ग्रीन पहले वाली आई, वेव पहले गुजर जाएगी ना। ये आपके पास यानी एक आपने रेफरेंस पढ़ लेना है, जैसे ये कोसाइन रेफरेंस लिया है ना, तो ये आपका अगेन कोसाइन है और ये भी कोसाइन है। ये आपके पास टाइम में जो है ये पॉइंट, लेट्स इसको पी कहते हैं, तो टाइम में वही पॉइंट जो है पहले आया है जो है, ठीक है, तो ये लीड कर रहा है, और टाइम में ये पॉइंट जो है इस ग्रीन सिग्नल में बाद में आया जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पे, इसलिए ये लैग कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास स्पेशल डोमेन सिग्नल की बात करते हैं। ठीक है, ये आप देखें, मैंने पहले टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया था फंक्शन को, अब मैं सिर्फ एक्स के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा हूँ, और जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट जो है, वो अब टाइम पीरियड नहीं है, अब लैम्डा है जो है, ठीक है, क्योंकि हम स्पेस के अगेंस्ट प्लॉट करें। अब मुझे बताएं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी, लेट्स से y एज ए फंक्शन ऑफ z क्या होगा, या x ही कहते हैं बल्कि जो है। बताएं फिर जो है, इतनी मैथ पढ़ के आए हैं और फिजिक्स और बताएं क्या क्या, बता दें फिर जो है फाई की एडिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा। एक्सप्रेशन लिखवाएं ना जो, a cos ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा। a cos ओमेगा t प्लस फाइव हो जाएगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस एक्सप्रेशन पे? सर फाई इसमें 0 आएगा सर, ओमेगा टी आएगा, और सर ओमेगा इसमें 2π/λ आएगा। अच्छा, ये फाइव तो चले, आपने कहा तो 0 तो मैंने कर लिया जो है, अब क्या करूं जो है, सर ओमेगा जो है, वो अच्छा 2π/λ इसमें जो आएगा है, सर। अच्छा पहली चीज तो ये इसमें जो हुआ एक कुछ बात, ठीक है आपकी बात जो है, लेकिन अगर एक तो चीज ये है कि ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए जो है ना, वैसे इसको मैं खत्म करूंगा। पहली चीज ये तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है ना जो है, ठीक है, तो इसका फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, और जो है जहाँ पे 2π हमने टी किया था जैसे पिछली एक्सप्रेशन में, ये 2π/λ होना चाहिए। अब ये पॉइंट इसको कहते क्या है 2π/λ को, जो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं फिर स्पेस सिग्नल के लिए जो है, उसके लिए जैसे उसके लिए हमने ओमेगा का सिंबल यूज किया था, इसके लिए हम बीटा यूज करेंगे। अच्छा, बीटा क्या चीज है, जो बीटा जो है आपके पास, इसको आप जैसे वो टेम्पोरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ना, ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं आप स्पेस में जो है, या एक और नंबर जो आपकी बुक में टर्म यूज करते हैं वही मैं जो है इसको यूज करूं अगर, तो इसको वेव नंबर कहते हैं जो है बीटा को, या फिर फेज कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है जो है, ओमेगा की क्या यूनिट थी, फेज चेंज पर यूनिट टाइम थी, तो बीटा जो है आप इसकी यूनिट जो है वो फेज चेंज, यानी ये फेज है 2π पर यूनिट मीटर, रेडियन पर मीटर है जो है, ठीक है, ये इसकी यूनिट है बीटा की। तो ये बेसिकली बीटा जो है फंडामेंटली फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस है, जैसे वो फेज चेंज पर यूनिट टाइम जो है वो ओमेगा थी जो है, तो ये फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस जो है ये बताता है, ये बीटा है जो है। वैसे अगर मैं आपको कहूँ फॉर दी सेक ऑफ आर्गुमेंट जो है, लेट्स से मेरे पास L इज इक्वल टू 0.5 मीटर है जो, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी है लेट्स से मैं क्या लेट्स से 300 मेगाहर्ट्ज ले लो, और एक सिग्नल ट्रेवल करता है जो है ये 0.5 मीटर जो है ट्रेवल करता है जो, उसमें कितना फेज चेंज आएगा, कोई बता सकता है मुझे जो, एक सिग्नल ट्रेवल किया है 0.5 मीटर जो है इस फ्रिक्वेंसी पे जो, कितना फेज चेंज आएगा। तो जैसे वहां पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी करते थे, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बीटा एल करना पड़ेगा आपको,
बीटा जो है आपके पास 2 पाई बाई लैम्डा है और इनटू एल जो है जो गिवन है, तो आपको पता लगेगा कि कितना फेज चेंज आया है जो है स्पेस में। जो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि आपने होपफुली जो फिजिक्स में भी पहले भी देखे होंगे। अच्छा सर ये आपने क्या लिखा था सर लास्ट स्लाइड पे, अगर आप काइंडली चाहें सर, बीटा जो है ये वेव नंबर, और इसके बाद आपने सर ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हो जो पता नहीं, अब तो खत्म हो गया जो है ना। यानी हम ये कह रहे थे कि y जो है एज ए फंक्शन ऑफ लेट्स से x, अगर इसको प्लॉट करना है जो है, तो आप सिंपल a कोसाइन लेट्स से 2 पाई बाई लैम्डा टाइम दिस x, ये आपके पास जो है ये इसकी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब ऑब्वियसली फाई अगर ये रेफरेंस है चेंज हो रहा है लेट्स से, तो फाई भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे, लेकिन इसमें चूंकि रेफरेंस 0 है तो जरूरत नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि बीटा जो है ये फिर 2 पाई बाई लैम्डा जो है, इसको हम बीटा डिफाइन करते हैं। ये फेज कांस्टेंट या वेव नंबर होता है जो है, ये बीटा जो है वेव नंबर है जो है, वेव नंबर कहते हैं इसे, या फिर और फेज कांस्टेंट जो है। फिजिकली जो है ये बेसिकली क्या बताता है कि फेज चेंज पर यूनिट मीटर जो है, यानी इसकी यूनिट जो है रेडियन पर मीटर है जो है, कि कितना फेज जब वेव ट्रेवल करेगी जो है तो खास लेंथ जो है, तो कितना फेज चेंज आएगा जो, ऐसे अगर लैम्डा ट्रेवल करे तो कितना फेज चेंज आएगा जो, तो 360 आ जाएगा। 360 ये आ जाएगा जो है, ठीक है। इसी तरह तो ये बेसिकली जो है ये फेज चेंज जो है बता रहा है कि स्पेशल फेज चेंज जो है आपके पास, वो ओमेगा टी जो है वो आपके पास टेम्पोरल जो है टाइम डोमेन फेज चेंज। अच्छा सर ये यहाँ तो पे x लेंथ है ना, फंक्शन है ना जो है, जिसका फंक्शन के तौर पर ये y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, स्पेस का फंक्शन नहीं है सर, मतलब ठीक है x, सर, x जो है लेंथ ही है बेसिकली। टर्मिनोलॉजी अभी तक हमने डिफाइन किए हैं कि ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इन रेडियन पर सेकंड जो है, और ओमेगा जो है 2 पाई f थी या 2 पाई बाई कैपिटल टी है। ऑन द अदर हैंड जो है जो बीटा जो है उसको हमने कहा हुआ है कि फेज कांस्टेंट और वेव नंबर, और इसकी यूनिट रेडियन पर मीटर है जो है, और ये बेसिकली जैसे वो 2 पाई बाई टी था जो है, ये टाइम डोमेन सिग्नल के लिए डिफाइन था। ये अगर स्पेस डोमेन सिग्नल है तो हम 2 पाई बाई लैम्डा डिफाइन करते हैं। और अब इसलिए जो है अगर लेट्स से अगर मैं इसको f से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, ओमेगा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम u से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। ये u जो है आपकी वेलोसिटी है जो है, इसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं क्योंकि एक पॉइंट जो है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो है, तो ये बेसिकली आपके u का सिंबल को हम यूज करेंगे फॉर फेज वेलोसिटी। अच्छा तो ये जो इधर से फिर बीटा हमारे पास ओमेगा बाई u था, तो u जो है आपके पास, आपको पता है कि f लैम्डा होता है, या फिर इस इधर से अगर हम मैनिपुलेट करें ओमेगा बाई बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फेज वेलोसिटी अगर आपको ओमेगा पता है और बीटा पता है तो फेज वेलोसिटी निकल आएगी, क्योंकि फंडामेंटली आप देखें ना ओमेगा क्या था जो है, फेज चेंज पर यूनिट क्या थी वो, बताएं मुझे। पर यूनिट टाइम था, पर यूनिट टाइम था जो है, और बीटा क्या था, फेज चेंज पर यूनिट क्या थी, डिस्टेंस, वेवलेंथ। ठीक है। लेट्स से डेल्टा एक्स या पर यूनिट डिस्टेंस कह देते हैं। तो आपके पास क्या होगा, ये लेट्स से डेल्टा फाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बन जाएगा ना आपके पास। ये बेसिकली क्या चीज है जो है, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी है जो, इसका मतलब है कि सिंपल u अगर आपको ओमेगा पता है और बीटा पता है जो है, और आपसे कहा जाए कि u निकाल दें, तो आपने सिंपल ओमेगा बाई बीटा से निकाल देना, ठीक है। तो ये चीज अब आपने याद रखनी है कि फेज वेलोसिटी वेव की जो है, जो फेज वेलोसिटी है ओमेगा बाई बीटा से निकलती है। अच्छा एक और पॉइंट जो है कि वेव जब किसी स्पीड से या फेज वेलोसिटी u से ट्रेवल करती है जो है, और वो लेट्स से एक डिस्टेंस लैम्डा ट्रेवल करती है जो है स्पेस में जो, तो टाइम में वो जो एक टाइम पीरियड कवर कर लेगी, तो ये फंडामेंटल रिलेशन जो एग्जिस्ट करती है कि लैम्डा इज इक्वल टू यू टी, ठीक है। तो टाइम में यानी अगर एक टाइम पीरियड ट्रेवल करेगी जो है, तो स्पेस में एक लैम्डा ट्रेवल करेगी, 1 to 1 रिलेशन एग्जिस्ट करती है अगर एक स्पीड यू से मूव कर रही है। ये अंडरस्टूड है, लेकिन बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब हम वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे जो है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है ये एनिमेशन दिखाई थी जो है, कि दोबारा देख लेते हैं इसे जो है। तो ये देखें कि ये वेव ट्रेवल कर रही है टाइम के साथ जो है, और एक डिफरेंट इस ऑफ टाइम पे जो है, जैसे थोड़ी देर बाद देखूं मैं किसी एक पॉइंट को, वो थोड़ा आगे चला जाता है जो, फिर थोड़ी देर बाद देखूं तो फिर और आगे चला जाता है, जैसे एज इफ मैं डिफरेंट स्नैपशॉट ले रहा हूँ।
तो आपके पास ये ट्रेवलिंग वेव है जो है ना, इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? जो अभी तक हमने दो एक्सप्रेशन लिखी है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब क्या होता है और एज फंक्शन ऑफ स्पेस कैसा होता है। अब हम चाहते ये हैं कि हम वेव की क्वेश्चन लिखें या ट्रेवलिंग वेव की एक्सप्रेशन लिखें जो है, और वो अब वेव इज अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम। हम कह रहे थे कि स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन होगा। इस पे मेरे ख्याल में जो है, इस पे आप सोचें जो है, हम इस टाइम पे मेरे ख्याल में अब ब्रेक लेते हैं जो है। तो आपके पास लेट्स से अभी 251 हुए हैं, तो 256 पे हम जो है दोबारा जो है फिर ज्वाइन करते हैं, इसी क्वेश्चन को आंसर करने की फिर कोशिश करते हैं। कन्वोल्यूशन तो नहीं होगी? वो देखते हैं फिर जो है, आप सोचें इतने तक 5 मिनट है आपके पास जो है, तो आप सोचें इस पे। ठीक है, अभी जो है फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और हाँ पता नहीं सर रिकॉर्डिंग